नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। साथियों, अगर आप कला विषय से टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या किसी अन्य एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आधुनिक भारतीय कलाकार रजा की मृत्यु कहाँ हुई। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई एंड लास्ट ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगर बात करते हैं सैयद हैदर रजा के बारे में तो इनका जन्म 22 फरवरी 1922 में होता है। 22 फरवरी 1922 को इनका जन्म होता है। तो कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। इनका जन्म 22 फरवरी 1922 में मध्य प्रदेश में बवरिया नामक ग्राम में इनका जन्म होता है। जिला मंडला, ग्राम बवरिया में इनका जन्म होता है। अगर बात करते हैं इनकी मृत्यु 23 जुलाई 2016 में न्यू दिल्ली में इनकी मृत्यु होती है। 94 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर बात करते हैं, ये दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। सैयद हैदर रजा ये दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। रजा को 14 जुलाई 2015 को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर प्रदान किया गया था। कब? 14 जुलाई 2015 को इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर प्रदान किया गया था। और ख़ास बात यह है कि 1981 में इन्हें पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण और 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था सैयद हैदर रजा को। ध्यान से समझिएगा, 1981 में इन्हें पद्मश्री, 2007 में पद्म भूषण, 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था सैयद हैदर रजा को। और बात करते हैं इनके बारे में तो इनकी मृत्यु 23 जुलाई 2016 को कहाँ होती है? नई दिल्ली में। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रामचरितमानस की रचना किस मुगल शासक के समय हुई। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां एंड लास्ट ऑप्शन डी औरंगजेब। तो बात करते हैं रामचरितमानस की रचना या अकबर के समय हुई थी। किसके समय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। अगर बात करते हैं अकबर के बारे में तो इन्होंने मुग़ल शैली की नींव रखी थी। एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है कि मुग़ल शैली की नींव किसने रखा था, तो वह कौन है? अकबर। अकबर मुग़ल शैली की नींव रखी थी। अब आइए इनके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट पूछते हैं जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं इनसे रिलेटेड। पहला यही क्वेश्चन बनेगा कि मुग़ल शैली की नींव किसने रखा था, किस शासक ने, तो वह अकबर हैं। अगर बात करते हैं चित्रकला को प्रोत्साहित किसने किया था, किस शासक ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था, तो वह कौन है? अकबर हैं। अकबर ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था। रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू किया, तो वह किसने शुरू किया? अकबर ने। रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू किया? अकबर ने। सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला, तो अकबर के समय। सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला? अकबर के समय। सबसे अधिक व्यक्ति चित्र किसके शासनकाल में बनी, तो वह किसके शासनकाल में बनी? अकबर के समय। सबसे अधिक व्यक्ति चित्र किसके शासनकाल में बनी? अकबर के काल में। भारत में दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने किया था, तो अकबर ने। भारत में दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत अकबर ने किया था। तो इनसे रिलेटेड अकबर से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बसंत विलास के चित्र किस आधार पर बने? ऑप्शन ए कागज, ऑप्शन बी कपड़ा, ऑप्शन सी वसली एंड लास्ट ऑप्शन डी लकड़ी। तो बसंत विलास के चित्र किस आधार पर बने? तो वह बने थे कपड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कपड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए सोमेश्वर, ऑप्शन बी नग्नजीत, ऑप्शन सी भरत मुनि एंड लास्ट ऑप्शन डी भोज। तो सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन हैं? तो वह हैं भोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नाट्यशास्त्र किस सदी की रचना है? ऑप्शन ए ईसा पूर्व प्रथम सदी, ऑप्शन बी ईसा पूर्व द्वितीय सदी, ऑप्शन सी ईसा प्रथम सदी एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व प्रथम सदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ईसा पूर्व प्रथम सदी। अगर बात करते हैं नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हैं, तो भरत मुनि। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हैं? भरत मुनि। ये नाट्यशास्त्र इनके द्वारा लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धरातल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इम्पॉर्टेंट है कि धरातल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कैनवास, ऑप्शन बी है कागज, ऑप्शन सी है लकड़ी एंड लास्ट ऑप्शन डी है सभी। तो धरातल के रूप में कैनवास का भी प्रयोग होता है, कागज का भी प्रयोग होता है, लकड़ी का भी प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। धरातल के रूप में सभी का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेम्परा है, इसमें बताना है कि टेम्परा है, टेम्परा की क्या परिभाषा है? ऑप्शन ए रंग पदार्थ को अंडे तथा पानी में मिलाकर चित्रण करना, ऑप्शन बी है खनिज रंगों को जल में मिलाकर चित्रण करना, ऑप्शन सी है मिट्टी से बनाई गई एक कलाकृति है एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो टेम्परा क्या है? रंग पदार्थ को अंडे तथा पानी में मिलाकर चित्रण करना, वही क्या कहलाता है? टेम्परा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रंग पदार्थ को अंडे तथा पानी में मिलाकर चित्रण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पाल शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी सिख एंड लास्ट ऑप्शन डी ग्रामीण। तो पाल शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध। आइए थोड़ा पाल शैली के बारे में समझते हैं, जो आपके आने वाले प्रश्न पत्र कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पाल शैली से रिलेटेड। तो पहला इम्पॉर्टेंट है कि पाल शैली या इसी को कहते हैं पूर्वी शैली, इसका समय कब से कब तक था? तो इसका समय 750 से लेके 1197 ईस्वी तक पाल शैली का समय था। कब से कब तक? तो 750 से लेके 1197 ईस्वी तक पाल शैली या पूर्वी शैली का समय माना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने किया था? तो पाल शासक ने। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत में लघु, लघु मतलब क्या होता है? जो छोटे छोटे चित्र होते हैं उन्हीं को बोला जाता है लघु चित्र। वो क्या होते हैं? छोटे चित्र होते हैं। तो भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसके द्वारा किया जाता है? तो पाल शासक के द्वारा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ होती है? तो पूर्व मध्यकाल, इसी को बोलते हैं प्राकृत काल। प्राकृत से या पूर्व मध्यकाल से भारतीय लघु चित्रों की शुरुआत, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ होती है? किस काल से? तो पूर्व मध्यकाल या प्राकृत से आरंभ होती है। अगर बात करते हैं पाल शैली को पूर्वी शैली किसने कहा था?
तो लामा तारा नाथ ने, किसने? लामा तारा नाथ ने पाल शैली को पूर्वी शैली कहा था। पहले ही वर्ल्ड में यूज किए थे कि पाल शैली या पूर्वी शैली का समय 750 से 1197 ईस्वी। तो पाल शैली को पूर्वी शैली किसने कहा था? तो लामा तारा नाथ ने। अगर बात करते हैं पोथी चित्रण का प्रारंभ पाल शैली से माना जाता है। पोथी चित्रण का प्रारंभ पाल शैली से माना जाता है। पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र हैं, बंगाल, नेपाल और बिहार। ध्यान से समझिएगा कि पाल शैली के 3 प्रमुख केंद्र हैं। कौन कौन से हैं? बंगाल, नेपाल और बिहार। तो इतना इम्पॉर्टेंट है आपसे रिलेटेड पाल शैली। ये कहीं ना कहीं घूम फिर कर ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं पाल शैली से। उम्मीद करता हूँ सभी लोग को समझ में आया होगा। तो पाल शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो बौद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कला संवेदों की अभिव्यक्ति है या विचार किसका है या कथन किसका है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी हीगल, ऑप्शन सी रस्किन एंड लास्ट ऑप्शन डी क्रोचे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रोचे। कला संवेदों की अभिव्यक्ति है या किसका विचार है? तो क्रोचे महोदय का। अगर बात करते हैं प्लेटो, प्लेटो ने क्या कहा? कला सत्य की अनुकृति है। इनका विचार है कि कला जो है वह सत्य की क्या है? अनुकृति है। ये किसका विचार है? प्लेटो का, कि कला सत्य की अनुकृति है। हीगल महोदय की बात करते हैं, इनका क्या विचार है? तो यह कहते हैं कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। इन्होंने क्या कहा कि कला जो है वह आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, इनके द्वारा कहा गया। और रस्किन महोदय ने कहा कला ईश्वरी कृत्य के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। रस्किन ने कहा कला जो है वह ईश्वरी कृत्य के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। या किसने कहा था? रस्किन ने। तो एक बार ध्यान से समझिएगा। प्लेटो ने कहा कला सत्य की अनुकृति है। प्लेटो ने कहा कला सत्य की अनुकृति है। हीगल ने कहा कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। और रस्किन ने कहा कला ईश्वरी कृत्य के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। और क्रोचे ने कहा कला संवेदनों की अभिव्यक्ति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी अपभ्रंश, ऑप्शन सी संस्कृत एंड लास्ट ऑप्शन डी देवनागरी। तो बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाली। वह किस भाषा में है? पाली भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस काल में कला के जीवित प्रमाण नहीं मिलते हैं? ऑप्शन ए वैदिक काल, ऑप्शन बी प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन सी सैंधव काल एंड लास्ट ऑप्शन डी मौर्य काल। तो वह कौन सा काल है जिस काल में कला के जीवित प्रमाण नहीं मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैदिक काल। वैदिक काल में कला के जीवित प्रमाण नहीं पाया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपेक का अर्थ है? ऑप्शन ए है अपारदर्शी, ऑप्शन बी है पारदर्शी, ऑप्शन सी है इनमें से दोनों एंड लास्ट ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ओपेक का क्या अर्थ होता है? अपारदर्शी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपारदर्शी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस कलाकार का नाम बताइए जिसने ब्लू सीरीज की रचना एक्रिलिक माध्यम में की। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस कलाकार का नाम बताइए जिसने ब्लू सीरीज, कौन सी सीरीज? ब्लू सीरीज की रचना किस माध्यम से की है? एक्रिलिक माध्यम से की है। तो ऑप्शन ए है मकबूल फ़िदा हुसैन,
ऑप्शन बी है गोपाल घोष, ऑप्शन सी है रणवीर सिंह बिष्ट एंड लास्ट ऑप्शन डी है अमृता शेरगिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रणवीर सिंह बिष्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रणवीर सिंह बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता के चित्रों की अनुकृति का कार्य पहली बार किस विद्वान के पर्यवेक्षण में हुआ? ऑप्शन ए है मेजर गिल, ऑप्शन बी है जगदीश गुप्त, ऑप्शन सी है ग्रिफिक्स एंड लास्ट ऑप्शन डी है हैवेल। तो अजंता के चित्रों की अनुकृति का कार्य पहली बार किस विद्वान के पर्यवेक्षण में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेजर गिल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेजर गिल। अगर बात करते हैं अजंता गुफा यह कहाँ स्थित है, तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अजंता गुफा कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र के एक ज़िला है औरंगाबाद, वहाँ पर यह गुफा स्थित है। अगर बात करते हैं यह किस पहाड़ी पर स्थित है, तो सतपुड़ा। अजंता गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है, तो यह सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो बाघोर। अजंता गुफा सतपुड़ा पहाड़ी पर बाघोर नदी के तट पर यह स्थित है। अगर बात करते हैं इसको सबसे पहले देखा था किसने, तो ह्वेन सांग ने इसको सबसे पहले देखा था, लेकिन इसकी खोज 28 अप्रैल, एग्जैक्ट डेट एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है, तो 28 अप्रैल 1819 में किसने किया था, तो जॉन स्मिथ महोदय ने। कब किया था, तो 28 अप्रैल 1819 में। और बात करते हैं 1857 में अजंता गुफाओं में के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ सर्वप्रथम गिल द्वारा बनाई गई थी। इस गुफा में 30 गुफाएं प्राप्त हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें 6 गुफाओं में चित्र प्राप्त है, जैसे पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं, 17वीं में चित्र प्राप्त है। उसमें से 9वीं 10वीं प्राचीन गुफा है, पहली दूसरी नवीन गुफा है। अगर बात करते हैं इसका जो है किस सातवाहन और गुप्त काल से संबंधित है अजंता गुफा, और सर्वश्रेष्ठ कार्य किया गया था चित्रांकन का वह गुप्त वंश के काल में इसका सर्वश्रेष्ठ कार्य हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ यह सब पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजलक्ष्मी का चित्र किस शैली में चित्रित है? ऑप्शन ए कांगड़ा शैली, ऑप्शन बी गुलेर शैली, ऑप्शन सी गढ़वाल शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी मंडी शैली। तो राजलक्ष्मी का चित्र किस शैली में चित्रित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मंडी शैली। आइए थोड़ा प्रकाश डालते हैं मंडी शैली पर। मंडी शैली की बात करते हैं तो 17वीं शताब्दी, कब की घटना है, 17वीं शताब्दी मंडी शैली की बात कर रहे हैं। यह 17वीं शताब्दी में कुल्लू के समीप स्थित मंडी राज्य में चित्र प्राप्त होते हैं। कब, 17वीं शताब्दी में। ध्यान से सुनिएगा, 17वीं शताब्दी में कुल्लू के समीप, कहाँ, कुल्लू के समीप स्थित मंडी राज्य में चित्र प्राप्त होते हैं। अगर बात करते हैं मंडी का, तो जेसी फ्रेंच, कौन है, जेसी फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट में मंडी के राजा सिद्धसेन का रूप चित्र प्रकाशित किया था। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसने, जेसी फ्रेंच ने। जेसी फ्रेंच महोदय ने हिमालयन आर्ट में, कहाँ पर, हिमालयन आर्ट में मंडी के राजा, कौन है, राजा सिद्धसेन का रूप चित्र प्रकाशित किया था हिमालयन आर्ट में, जेसी फ्रेंच के द्वारा। अगर बात करते हैं मंडी पर आरंभिक प्रभाव किसका है, तो बसोहली शैली का। मंडी में आरंभिक प्रभाव बसोहली शैली का है। अगर बात करते हैं दौलत तथा मुहम्मदी, ये 2 चित्रकार हैं जो मंडी शैली के प्रमुख चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन कौन है, दौलत और मुहम्मदी। अगर बात करते हैं मंडी में दमदम भवन स्थित है। एक क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि दमदम भवन कहाँ स्थित है,
तो ये मंडी में स्थित है। कौन सा भवन है? दम दम। ये एक भवन है जो कहाँ स्थित है? मंडी में। तो राजलक्ष्मी का चित्र किस शैली में चित्रित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंडी शैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोणीय रेखाएं प्रकट करती हैं। ऑप्शन ए है शांति का भाव, ऑप्शन बी है आनंद का भाव, ऑप्शन सी है व्याकुलता का भाव एंड लास्ट ऑप्शन डी शक्ति। तो कोणीय रेखाएं प्रकट करती हैं, तो क्या प्रकट करती हैं? व्याकुलता का भाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्याकुलता का भाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। ऑप्शन ए बनारस घराना, ऑप्शन बी आगरा घराना, ऑप्शन सी लखनऊ घराना एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध कहाँ से? बनारस घराना से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनारस घराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काटुम कुटुम की कृति उल्लू का रचयिता कौन है? इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि काटुम कुटुम की कृति उल्लू का रचयिता कौन है? ऑप्शन ए है मकबूल फिदा हुसैन, ऑप्शन बी है नंदलाल बोस, ऑप्शन सी है अवनी बाबू यानी अवनींद्र नाथ टैगोर एंड लास्ट ऑप्शन डी है गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनी बाबू, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आइए थोड़ा अवनी बाबू के बारे में समझते हैं। पहला चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इनका जन्म कब होता है। तो अवनी बाबू का जन्म 7 अगस्त 1871 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? तो जोरासांको कलकत्ता में, यानी पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है 7 अगस्त 1871 को, जोरासांको कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। अगर बात करते हैं कलकत्ता कला विद्यालय के प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य थे अवनी बाबू, कलकत्ता कला विद्यालय के। अगर बात करते हैं इनके बारे में तो बंगाल कला आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं अवनी बाबू। बंगाल कला आंदोलन के बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार के रूप में अवनी बाबू या अवनींद्र नाथ टैगोर जाने जाते हैं। बंगाल शैली के संस्थापक और चित्रकार हैं बंगाल शैली के। अवनी बाबू के शिष्य व बंगाल शैली के कार्य करने वाले अन्य कलाकार हैं जैसे क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, ये अवनी बाबू के शिष्य हैं और साथ ही बंगाल शैली में ये कार्य किए हैं। नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर, देवी प्रसाद राय चौधरी, शारदा चरण उकील और अब्दुल रहमान चुगदाई के वेकटप्पा, ये सब क्या हैं? अवनी बाबू के शिष्य हैं और साथ ही साथ बंगाल शैली में इन्होंने कार्य किया है। ये क्वेश्चन ऐसे बनता है जैसे शारदा उकील या किस कला आंदोलन या किस ग्रुप से संबंधित हैं, तो ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा पैक ग्रुप के हैं, दिल्ली शिल्पी चक्र के हैं, कलकत्ता ग्रुप के हैं या बंगाल शैली के हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो काटुम कुटुम की कृति यानी ये किससे बना हुआ है? कास्ट यानी लकड़ी से। के रचयिता कौन है? तो अवनी बाबू हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस चित्रकार की पहचान करें जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में कार्य किया। ऑप्शन ए है नंदलाल बोस, ऑप्शन बी है गगनेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी है यामिनी राय एंड लास्ट ऑप्शन डी है असित कुमार हलदर। तो उस चित्रकार की पहचान करना है जो बंगाल शैली से भिन्न शैली में कार्य किया, तो वह कौन है? गगनेंद्र नाथ टैगोर। आइए इनके बारे में समझते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को समझते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के प्रबल दावेदार हैं। चलिए पहली चीज़ तो इनके बारे में समझते हैं कि इनका जन्म कब होता है। क्योंकि आर्टिस्ट हैं तो पहली चीज़ तो इम्पोर्टेंट है कि उनके जन्म स्थान, ये प्रश्न बनते हैं। जो थोड़े प्रमुख कलाकार हैं उनका जन्म और जन्म स्थान जरूर याद रखना। चलिए पहली चीज़ है कि इनका जन्म होता है 17 सितंबर, डेट है 17 सितंबर 1867 में।
इनका जन्म हो जाता है। कब? 17 सितंबर 1867 कोलकाता में इनका जन्म होता है। इनके चित्रकला पर घनवाद शैली का प्रभाव था, यही इम्पोर्टेंट है। क्या? घनवाद। इनके चित्रकला पर घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है। ये घनवादी चित्र कैसे बनाते थे? तो स्याही रेखा से। स्याही रेखा से ये इनकी तकनीक थी घनवादी चित्र बनाने की, यानी घनवाद चित्र बनाने के लिए ये स्याही रेखा का प्रयोग करते थे। भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार माने जाते हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार कौन है? तो वह हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर। अगर बात किया जाए, साथ साथ घनवादी भी प्रथम है, भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट चित्रकार के रूप में ये जाने जाते हैं। घनवादी तो जाने जाते हैं, साथ साथ कार्टूनिस्ट चित्रकार के रूप में गगनेंद्र नाथ टैगोर भी जाने जाते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट घनवादी चित्रकार के रूप में गगनेंद्र नाथ टैगोर को जाना जाता है। अगर बात करते हैं, आधुनिक व्यंग्य चित्रकारों के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर। आधुनिक व्यंग्य चित्रकारों के जनक के रूप में जाने जाते हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर। अगर बात करते हैं 14 फरवरी 1938, कब की घटना है? 14 फरवरी और 1938 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 14 फरवरी 1938 में इनका निधन हो जाता है पक्षाघात रोग के कारण। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछता है किस रोग के कारण इनकी मृत्यु होती है? तो पक्षाघात रोग के कारण 14 फरवरी 1938 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उस चित्रकार की पहचान करें जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में कार्य किया, तो वह कौन है? गगनेंद्र नाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंबाजी संगमरमर का उपयोग किस मंदिर के लिए किया गया? अंबाजी संगमरमर का उपयोग किस मंदिर के लिए किया गया? ऑप्शन ए है एलोरा, ऑप्शन बी है दिलवाड़ा, ऑप्शन सी है खजुराहो एंड लास्ट ऑप्शन डी है ताजमहल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिलवाड़ा। ये कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में। अगर बात करते हैं अंबाजी संगमरमर का उपयोग किस मंदिर में किया गया, तो दिलवाड़ा मंदिर में। आप बताइएगा ताजमहल में किस पत्थर का उपयोग किया गया? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? प्राचीनतम शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए है आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन बी है मनोरंजन घोष, ऑप्शन सी है कॉकबर्न एंड लास्ट ऑप्शन डी है हंटर। तो इसका आंसर सबको पता होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कॉकबर्न। इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है क्योंकि ये पहला टॉपिक है, सबको पता है। कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए है पाल, ऑप्शन बी है मिनिएचर, ऑप्शन सी है पोथी एंड लास्ट ऑप्शन डी है भित्त। तो कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिनिएचर। कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? तो मिनिएचर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं। ऑप्शन ए लघु चित्र, ऑप्शन बी पोथी चित्र, ऑप्शन सी वास चित्र एंड लास्ट ऑप्शन डी भित्ति चित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लघु चित्र। लघु चित्र वो चित्र होते हैं जो छोटे छोटे आकार के होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है लघु चित्रण, यानी जो छोटे छोटे आकार के होते हैं। तो राजस्थानी चित्रकला के चित्र कैसे होते हैं? लघु चित्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लघु चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए चित्र लक्षण, ऑप्शन बी चित्रसूत्र, ऑप्शन बी कामसूत्र एंड लास्ट ऑप्शन डी रामायण। तो चित्रकला की उत्पत्ति का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चित्र लक्षण। अब कुछ ऑप्शन देखकर इसमें कन्फ्यूज़न हुआ होगा सब लोग को
जैसे एक चित्र लक्षण है, एक चित्र सूत्र है। कामसूत्र और रामायण की बात जाने दीजिए। दो ऑप्शन में कंफ्यूज हुआ होगा कि चित्र लक्षण लगाएं या चित्र सूत्र लगाएं। तो देखिए, चित्रकला की उत्पत्ति, उत्पत्ति की बात कर रहा है। उत्पत्ति होगा तो लक्षण दिखेगा, तभी कोई चीज़ उत्पत्ति होता है तो उसका लक्षण दिखाई देने लगता है। तो इसका याद करने का ट्रिक है कि लक्षण दिखाई देगा, यानी उत्पत्ति पूछ रहा है, उत्पत्ति पूछेगा तो लक्षण दिखाई देगा, तो लगा देना चित्र लक्षण। इस तरह से थोड़ा लिंक कर कर याद किया करो, तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नहीं तो 4 ऑप्शन देखने के बाद फिर दिमाग में ये होता है कि इसको लगाएं या इसको लगाएं या इसको या इसको, तो चारों में कन्फ्यूज़न बन जाता है। तो क्या है, उत्पत्ति की बात कर रहा है। उत्पत्ति, उत्पत्ति कब होगा, जब हमें लक्षण दिखाई देगा। कुछ लक्षण दिखाई देगा तो कब, तभी तो उत्पत्ति होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि वो बेकार हैं, तो उनका बेकार होने का कुछ लक्षण दिखाई दे रहा है ना, तभी तो हम लोग बोल रहे हैं कि वो बेकार हैं। तो चित्रकला की उत्पत्ति यानी उत्पत्ति होने का कुछ हमें लक्षण दिखाई दे रहा है, किसमें, चित्र लक्षण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्र लक्षण। जो मैं बताना चाह रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है, समझ में आ गया तो उससे अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक कला को सामान्यतः किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? प्रागैतिहासिक कला को सामान्यतः किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए है प्रकृतिवादी, ऑप्शन बी है स्वच्छंदतावादी, ऑप्शन सी है अति यथार्थवादी, एंड लास्ट ऑप्शन डी यथार्थवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छंदतावादी। प्रागैतिहासिक कला को सामान्यतः किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो स्वच्छंदतावादी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रागैतिहासिक काल वह काल जब मनुष्य क्या था, असभ्य था, बर्बर था, यानी उस काल में क्या होता था, मनुष्य को लिपि और लेखन की जानकारी नहीं थी। मनुष्य उस समय असभ्य और बर्बर था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ये था आज का इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आप लोग को क्लियर हुआ होगा। किसी भी क्वेश्चन में आप लोग का डाउट हो, कोई क्वेरी वगैरह हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई देने की पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।